हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। हमारा एंथुजियाज्म या कुछ भी कह ले, वो खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है। कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है कि आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरे, आपको सेल्फ हेल्प फिलोसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सिद्धांत सीखने होंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस बुक को पढ़ें जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। वैसे तो ये बुक 1984 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही फ्रेश और इनोवेटिव है जितनी कि 35 साल पहले जब छपी थी। लुईस हेग ने सेल्फ हेल्प बुक्स की एक रेंज निकाली, मैनुअल तथा मेनूस्क्रिप्ट मैनुअल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ऐसा ट्रेंड चलाया कि आज भी कई राइटर्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री पहले कभी इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी कि आज है, और ये आगे फ्यूचर में भी इसी तरह फ्लोरिश करती रहेगी। रूट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इक्वल्स ग्रेटर देन। लुईस हे क्लियर करते हैं कि लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे नेगेटिव सेल्फ बिलीव की वजह से क्रिएट होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, इस तरह की सोच। और देखे जाए तो कुछ मेंटल डिजीज़ वाकई में इस फंडामेंटल बिलीफ की वजह से ही होती है। अब जैसे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम। जैसा सबको पता है कि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को बुरी तरह अफेक्ट कर देता है। करियर, सोशल लाइफ, हॉबीज, मोटिवेशन, सब कुछ इस डिप्रेशन से अफेक्टेड होते हैं। आज यूएस में 15% पॉपुलेशन किसी ना किसी फॉर्म में डिप्रेशन डिसऑर्डर की शिकार है। मेलिंकोलिया मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक और टर्म के शिकार लोगों में सेल्फ एम्पैथी और सेल्फ केयर की बड़ी कमी होती है। ऐसे लोग खुद को ही हार्म पहुंचाते हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में प्रूव हुआ है कि डिप्रेसिव लोग हर फेलियर के लिए अपने इनर कैरेक्टरिस्टिक एज बीइंग स्टूपिड को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जबकि सक्सेस मिलने पर वो सोचते हैं कि किसी खास वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, जैसे कि मैं लकी था कि ये काम हो गया या फिर ये काम तो बड़ा इजी था। चलो ऐसे बिहेवियर का एक टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मार्क, एक मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार आदमी, एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। प्रिपरेशन के दौरान उसे अपने रिजल्ट को लेकर बड़ी नर्वसनेस और एंजाइटी एंक्शस होती है, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और इसके अलावा उसमें सेल्फ केयर भी कम है। वो पूरा रास्ट भी नहीं लेता, जो उसकी हालत और भी खराब कर देते हैं। और जब वो फेल हो गया तो उसने खुद से कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं इतना स्टूपिड हूं कि कभी पास हो ही नहीं सकता। दुख की बात तो ये है कि मार्क इस बात में वाकई बिलीव करता है कि वो स्टूपिड है। हालांकि वो बाकी फैक्टर्स एकदम इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो एग्जाम की तैयारी के चलते काफ़ी एग्जॉस्टेड था और इस वजह से पूरी तरह अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाया। दूसरे वर्ड्स में बोले तो मार्क अनकॉन्शियसली मानता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ, ही इज़ नॉट गुड इनफ। लेकिन मार्क अगर थोड़ा रियलिस्टिक होता तो कुछ ऐसा बोलता, ओके, कभी कभी मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ या हमेशा गलत हूँ। मैं भी सही काम कर सकता हूँ। अब ये एक ज़्यादा हेल्दी फंडामेंटल और रियलिस्टिक बिलीफ है। फ्रॉम आई शुड एंड आई मस्ट टू आई कुड इक्वल्स ग्रेटर देन। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, एक्सट्रीमली नेगेटिव बिलीफ्स किसी की भी लाइफ मिजरेबल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन देते हैं, आई हैव टू, आई शुड, आई मस्ट, इन्हें टिरनी ट्रियो बोलते हैं। अब इमेजिन करो ये सिचुएशन। आप सुबह जल्दी उठकर ये सोचते हैं कि आज मैं सारा दिन क्या करने वाला हूँ, और आप खुद से बोलते हैं, आज तो मैं अपनी बुक के लिए 100 पेजेस ज़रूर लिखूंगा। अब ज़रा सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई एक दिन में इतने पेजेस लिख सके। तो आप लिखना शुरू करते हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता है आपको रियलाइज होता है कि आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाए, और शाम होते होते आप कंप्लीटली मिजरेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि आपने इतना स्ट्रिक्ट गोल सेट किया था कि आप उसे पूरा ही नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे?
आप खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अपने गोल्स अचीव कर सकूं। इस टाइप की बातें आपके माइंड में आने लगेंगी। लेकिन क्या होता अगर आपने शुरू में ही कोई रियलिस्टिक गोल सेट किया होता तो? चलो माना आप सुबह उठे और आपने बोला, आज मैं उतना करूँगा जितना हो पाएगा, ना ज़्यादा ना कम। अब इस तरह का गोल से करने से आप टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाएंगे, जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ना सही। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको बेकार में खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा। बिलीव्स आर ओनली अ कंस्ट्रक्शन, नॉट रियलिटी। इक्वल्स ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग्स को अपने आसपास के माहौल का अच्छे से पता होता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट से कहीं ज़्यादा दूर है, खासकर जब रोज़मर्रा की बात हो जैसे सोशल रिलेशन और सेल्फ परसेप्शंस। इसीलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं हम अपनी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड को ग्रांटेड ना ले ले। दुनिया में हर चीज़ बदलती है, यहाँ तक कि मोस्ट पॉजिटिव बिलीफ्स भी, चाहे आप माने या ना माने। जैसे डिप्रेसिव लोग रोंग है कि वे खुद को बुरा और स्टूपिड समझते हैं, वैसे ही वे लोग भी रोंग है जो मैनिक डिसऑर्डर के शिकार है, क्योंकि उन्हें ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंट की प्रॉब्लम होती है। एक ही सिक्के की ये साइड्स है। स्पेशली इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में हमें खुद को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल नेटवर्क्स हमें इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं और हम और ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते जाते हैं। हम दूसरों से ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में, अपने फॉलोवर्स और लाइक्स के बारे में सोचने लगते हैं। और प्रॉब्लम वाली बात तो ये है, हम खुद पे ही घमंड करने लगते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम अकाउंट है और हमारे इतने हज़ार या लाख फॉलोवर्स है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइप का सेल्फ कॉन्फिडेंट फ्रेजाइल होता है, कभी भी टूट सकता है। रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद की मिस्टेक्स और कमियां समझते हैं। हमें रियलाइज होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई सुपरमैन नहीं। बिलीफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स और रिप्रेजेंटेशंस अचानक से नहीं आ जाते, उन्हें यंग एज से ही खुद के अंदर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि हमें बड़े होकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि यंग एज से ही बच्चों में स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स डेवलप होने लगता है। खुद के प्रति और अपने आसपास के माहौल के प्रति जो उनके आइडियाज़ बनते हैं वो एसेंशियल है। अर्ली चाइल्डहुड में डिसफंक्शनल बिलीफ्स की वजह से ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी कई सारी मेंटल प्रॉब्लम्स बाद में डेवलप होने लगती है। इसका एक एग्जाम्पल है, सारा जब 15 साल की थी तभी से उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स नज़र आने लगे थे। अब ये जाहिर सी बात है कि उसकी ये प्रॉब्लम काफ़ी यंग एज में ही शुरू हो गई होगी। इसके कुछ रीजंस थे। पहला तो ये कि सारा की माँ उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पाए। उसे जब भी कंसोलेशन या एक सेफ वार्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत हुई तब उसकी माँ ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया। कई बार तो उसकी माँ इतनी कोल्ड और डिस्टेंट हो जाती थी कि सारा को डाउट होता था कि वो उसकी सगी माँ है भी या नहीं। इसके अलावा उसके पापा की एब्सेंस से सिचुएशन और ख़राब होती चली गई। वो शायद ही कभी सराह से मिलते और अगर मिलते भी तो उसकी उतनी केयर नहीं करते थे। हालांकि वो एक अच्छे एक्टर थे लेकिन वो अच्छे पिता बिल्कुल भी नहीं थे। तो अपनी पूरी लाइफ सराह को रिजेक्शन ही मिली, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी। अब एक छोटे बच्चे के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, यही ना कि मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। और ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो हैरानी की बात नहीं अगर उसमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखने लगे, जैसे कि डिलिक्वेंसी, ड्रग अब्यूज, इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह। और यही सब सराह के साथ भी हुआ। कहने की ज़रूरत नहीं कि ड्रग्स और बाकी चीज़ों से उसकी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। सारा जैसे लोगों को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का रूट ढूंढना चाहिए। उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए कि जो बिलीफ्स उनके अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हुए उसकी वजह से ही आज उनकी ये हालत है। अपने रेकलेस बिहेवियर के लिए खुद को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सारा को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दे। क्यों?
क्योंकि शायद उनके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही गुजरा हो जहां उनके कोल्ड और हार्मफुल एनवायरनमेंट मिला हो। लुईस है इसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को समझना चाहते हैं तो उनकी चाइल्डहुड की बातें सुने, और अगर आप कंपैशन के साथ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बिहेवियर में रिजिड पैटर्न या उनके फियर्स कहाँ से आते हैं। आपके पेरेंट्स जो कुछ आज आपके साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ हो। चेंज इक्वल्स ग्रेटर देन लव से आपको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ रेलेवेंट सजेशंस देते हैं। जैसे कि वो एडवाइस देती है कि चेंज को हमें एक मेंटल हाउस क्लीनिंग की तरह लेना चाहिए। चेंजिंग का मतलब है कि आप कुछ रूम्स को क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं और कुछ को बिल्कुल नए ढंग से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अपनी पूरी लाइफ को किसी बड़े हाउस की तरह समझे जिसमें कई सारे रूम्स हैं। एक रूम गिटार प्लेइंग रूम है, दूसरा आपका करियर रूम है और एक आपका फैमिली रूम है। कुछ और लेस इम्पोर्टेंट रूम्स भी है जैसे कि बेसमेंट जहां आपके ओल्ड फ्रेंड्स है। ये ओल्ड फ्रेंड्स आपको लाइफ में कभी होते हैं कभी नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफ का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो आपके लिए अपनी प्रायोरिटीज सेट करना इजी हो जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने ओल्ड फ्रेंड्स को बेसमेंट में रखा, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में उनकी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस भी नहीं है कि आप सिर्फ उनके बारे में सोचें। दूसरे केस में कुछ ऐसे भी रूम्स होंगे जिन्हें आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहे, जैसे मान लो कि आपको प्रोफेशन चेंज करना है, तो इसके लिए आप अपने मेंटल हाउस को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना चाहेंगे। लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगिव इक्वल्स ग्रेटर देन सबसे पहले तो आप उन मिस्टेक्स को भूल जाए जो कभी आपने की थी। ये बात हमने पहले भी मेंशन की थी कि कुछ लोग खुद के लिए ही एक्सट्रीमली हार्श हो जाते हैं, जिससे कई बार उनकी खुद की लाइफ बर्बाद हो सकती है। लॉजिकल स्टेप ये होगा कि खुद को और दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखें, लेकिन ये ना हो कि आप फिर से वही मिस्टेक रिपीट करते रहे और लोगों को भी करने दे, बल्कि अपनी कमियों और खूबियों को एक्सेप्ट, जो आपकी अच्छी क्वालिटी है उसे मेंटेन रखे, जो कमी है उसे छोड़ दे। एमी वाइनहाउस के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो एक ग्रेट सिंगर थी जो म्यूजिक की दुनिया में एक नई हवा लेकर आई। उसके पास पैसा था, वो खूबसूरत और फेमस थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ बढ़ती चली गई। उसके साथ हुआ ये कि उसे बुरी लत लग गई थी। बेशक उसे पता था कि एडिक्शन एक बुरी चीज़ है, लेकिन वो इसके आगे कमज़ोर पड़ गई थी। उसने अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए हमेशा खुद को ही ब्लेम किया। वो जितना उन गलतियों के बारे में सोचती और भी मिजरेबल फील करती थी। हम सबको पता है कि ड्रग एडिक्ट्स अपनी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए क्या करते हैं, वे और ज़्यादा ड्रग्स लेने लगते हैं। लेकिन एमी का केस एक्सट्रीम था। हर कोई खुद को नशे में इस तरह से नहीं डूबाता। अगर हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड पार्ट, आप दूसरों को माफ़ करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, पर हमें करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबके साथ ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि कभी हमारे फ्रेंड्स हमें गलत समझ बैठते हैं। अब इसमें लॉजिकल स्टेप ये होगा कि आप एक्सट्रीमली गुस्सा होते और उस फ्रंट लड़ पड़ते हैं, और इस बात के चांसेस भी है कि आपकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाए। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस तब तक रहेगी जब तक कि आप दोनों में से कोई सॉरी ना बोल दे। यहाँ आपको रेशनल साइड में होना चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, देखो, मुझे मालूम है तुम उस दिन गुस्से में थे और मैंने भी ओवररिएक्ट कर दिया था, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। आई होप कि तुम्हें मुझे माफ़ कर दोगे जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। आप लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि माफ़ी मांगना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों को माफ़ करना। लोगों को शो कराना ज़रूरी है कि आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। होलिस्टिक फिलॉसफी इक्वल्स ग्रेटर देन लुईस है एक होलिस्टिक फिलॉसफी के फॉलोवर है, और इसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी वेल बीइंग मैटर करती है, इसका सिर्फ एक पार्ट नहीं। हम खुद को डिसरिस्पेक्ट करके ये नहीं बोल सकते कि बस मुझे ये और वो चेंज करना है, बाकी सब ठीक है।
क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक चीज़ चेंज करनी है तो बाकी चीज़ें भी इस प्रोसेस में एडेप्ट की जाएंगी। पहले पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक बिल्डिंग मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे कि एक और फ्लोर ऐड करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर से बस एक फ्लोर ऐड कर दिया और बाकी पहले जैसा रहा। आपको पहले बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी स्ट्रोंग है ये चेक करना होगा ताकि एक और फ्लो का वेट सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आपको नए फ्लो तक पहुंचने के लिए एलिवेटर या सीढ़ियां लगवानी होंगी, और फिर उस फ्लो के लिए भी नया एयर कंडीशनर, हीटिंग सिस्टम वगैरह खरीदना होगा। तो देखा आपने कि एक सिंपल चेंज, एक और फ्लो ऐड करने के लिए बाकी चीज़ों में भी चेंज लाना पड़ता है। सेम यही हमारी लाइफ के साथ भी है। जैसे मान लो आप जॉब चेंज करना चाहते हो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये आपकी लाइफ का बड़ा चेंज होगा, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्रूशियल भी हो सकता है। नॉर्मली हम अपनी बाकी लाइफ में चेंज लाए बिना एक न्यू जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तरीका इफ़ेक्टिव नहीं है। क्या पता नई जॉब ज़्यादा मुश्किल हो और वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपकी सोशल लाइफ सफ़र करेगी, दोस्तों के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा वगैरह वगैरह। लुईस हे हमें बहुत से तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी होलिस्टिक हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए ऐसी कई एक्सरसाइजेज है। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, हेल्थी खाए। एंशिएंट रोमन्स का मानना था कि मेंस साना इन कार्पोरे सानो, मेंस साना इन कॉर्पोरे सनो, जिसका मतलब है कि अ हेल्थी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। इसके अलावा भी कई तरीकों से होलिस्टिक हेल्थ इम्प्रूव की जा सकती है, जैसे कि प्रेयर और मेडिटेशन। वैसे ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें लगती है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स है। ये दोनों ही मेंटल एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प करती है, बल्कि आपको एनर्जी और मोटिवेशन दोनों देती है, जिससे आप कोई भी न्यू चैलेंज फेस कर सकते हैं। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दो ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो आपकी ओवरऑल हीलिंग में हेल्प करती है और हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कई तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे कि पॉजिटिव, रेशनल और इमोशनल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है। स्टीफन 20 साल का एक लड़का है जिसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसकी मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है सोशल एंजाइटी। लोगों से इंटरेक्ट करते हुए वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, जिससे वो ठीक से बात नहीं कर पाता है। तो इसके लिए उसने पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ किया। सबसे पहले तो उसने अपनी कोर ऑफ द प्रॉब्लम यानी टाइप ऑफ एक्सट्रीम नेगेटिव बिलीफ को आइडेंटिफाइड किया, जो उसके माइंड में बैठ गया था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे देखकर जज करेंगे। अब उसने ये इमेजिन किया कि अगर उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ होता तो फिर उसका बिहेव कैसा होता। मैं एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हूँ जिसके अंदर कुछ कमियां भी है और खूबी भी। लोग मेरी वीकनेसेस नोटिस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ। स्टीफन ने रियलाइज़ किया कि उसके लिए इस टाइप का सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो अपना फंडामेंटल सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज करेगा तो उसकी सोशल एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। इस बुक के ऑथर एक अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं। खुद को ढीला छोड़ दो, एक डीप ब्रीथ लो और एक्सहेल करते अपनी सारी टेंशन भी बाहर निकाल दो। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करने दो। पढ़ते टाइम आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने गले, जीभ और शोल्डर्स मसल्स ढीले छोड़ो। आप कोई बुक तभी होल्ड कर पाएंगे जब आपके हैंड्स और आर्म्स रिलैक्स्ड हो। अपने बैक बॉडी, पेल्विस पार्ट और एब्डोमेन को रिलैक्स करो। आराम से ब्रीथिंग करते ही अपने लेग्स और फीट को भी ढीला छोड़ दो। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले और उसके बाद जब आपने रिलैक्स होना स्टार्ट किया तो क्या कोई चेंज फील किया आपने? नोटिस करो कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। अगर आप ये बॉडी के साथ कर सकते हो तो माइंड के साथ भी कर सकते हो। इस रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में खुद से, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, आई एम टेंशन फ्री, मेरा सारा डर दूर हो रहा है, सारी ओल्ड लिमिटेशंस दूर हो रही है,
मुझे आराम और सुकून फील हो रहा है। आई एम एट पीस विथ मी, आई एम एट पीस विथ प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। ये एक्सरसाइज 2 या 3 बार करें और लेटिंग गो के एहसास को फील करो। बॉडी एंड माइंड इक्वल्स ग्रेटर देन। लास्ट चैप्टर में हमने बॉडी और माइंड के बीच का कनेक्शन एनालाइज करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि ये दोनों आपस में लिंक्ड है। जैसे डिजीजेस पेन और हेडेक्स हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती है, वैसे ही एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और साइकोलॉजिकल पेन भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसलिए लाइफ के इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। आजकल बहुत से लोग बॉडी बनाने जिम जाने लगे हैं। हेल्दी, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री ब्लूम कर रही है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो सिर्फ बॉडी हेल्थी रखने से काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत पहले ही साइंटिस्ट्स ने नोट कर ली थी कि कुछ बीमारियां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। एक टाइप का एस्थमा और कई सारी स्किन कंडीशन जैसे सोरायसिस या सिबोरिया और कई तरह की कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, साइकोसोमेटिक इलनेसेस के अंडर आती है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक तरह की डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसे क्रॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इक्वल्स ग्रेटर देन। लुईस हे एडवाइस करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, इससे आप हाई स्पिरिट में रहेंगे और एक ऑप्टिमिज्म आपके अंदर बना रहेगा। बेशक कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। यहाँ लुईस आपको कुछ एक्सरसाइजेज और टिप्स बता रहे हैं जो रियली हेल्पफुल है। जैसे कि जब आप खुद से बात करें तो हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करके बात करें, जैसे कि मैं हार्डवर्किंग और एम्बिशियस पसंद हूँ। ये एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट मोमेंट में हेल्प करेगी। हमारे भले के लिए हमें आज में खुश रहना सीखना होगा। आज की मॉडर्न सोसाइटी के लोग एक फास्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनके लिए जीने का मतलब है एक सुपरफिशियली इंटरेस्टिंग और हैपनिंग चीज़ों से भरी हुई लाइफ। अक्सर ऐसे लोग नोटिस तक नहीं लेते कि उनके साथ क्या हो रहा है। हर चीज़ इतनी फास्ट हो रही है कि किसी एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल है। अब सुजैन को ही लो, वो एक हाईली सक्सेसफुल 30 साल की बिजनेस वुमन है। रोज सुबह उठते ही उसकी भागदौड़ स्टार्ट हो जाती है। काम पर जाने की जल्दी में वो आराम से बैठकर नाश्ता तक नहीं कर पाती, जो हाथ लगा खा लेती है। फिर थोड़ी देर भी अगर वो ऑफलाइन रहे तो उसके पास ईमेल्स का ढेर लग जाता है जिनका रिप्लाई उसे देना होता है। वो जल्दी ऑफिस भागती है जहां उसे एक साथ कितने ही टास्क करने होते हैं। उसके पास इतना काम होता है कि अक्सर वो देर तक ऑफिस में रहती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ घूमते टाइम भी उसके ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि उसका शेड्यूल बड़ा टाइट है, जिम जाना, पार्टनर से मीटिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह। वैसे देखने में सुजैन की लाइफस्टाइल आपको बड़ी नॉर्मल लगेगी क्योंकि आज सभी लोग इस तरह की बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी गलत है, वो ये कि सुजैन जो कुछ करती है पूरे दिलो दिमाग से नहीं करती क्योंकि उस पर हमेशा टाइम का प्रेशर रहता है। वो प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहती, उसका ध्यान हमेशा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में रहता है। यही रीजन है कि लुईस हे आपको प्रेजेंट टेंस ज़्यादा यूज़ करने की एडवाइस देते हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में हेल्प करेगा जिससे आप अपना हर पल खुलकर जी सकेंगे। या जैसे लुईस हे कहते हैं, याद रखें, आप खुद को सालों से क्रिटिसाइजिंग करते आ रहे हैं लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खुद को अप्रूव करना सीखो और फिर देखो क्या होता है। कंक्लूजन इक्वल्स ग्रेटर देन हीलिंग का प्रोसेस लंबा और काफ़ी मुश्किलों से भरा हो सकता है, लेकिन इन हर्डल्स को दूर किया जा सकता है। अपनी हार्ड वर्क और परसिवियरेंस से आप अपने गोल्स, अपनी हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। ये बात समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फेलियर्स और हार्ड टाइम्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहीं पर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग काम आती है। नेगेटिव बातों पर फोकस मत करो बल्कि फ्यूचर की पॉजिटिव चीज़ों को देखो। और अब हम आपको यू कैन हील योरसेल्फ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताएंगे। 1. पीपल्स प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय डिसफंक्शनल बिलीफ्स इक्वल्स ग्रेटर देन। लुईस हे इस बात को क्लियर करते हैं कि हमारी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम के पीछे हमारा नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है।
खुद को ये बोलते रहना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ ठीक नहीं है, और कुछ मेंटल डिजी जैसी फंडामेंटल बिलीफ की वजह से पैदा होती है, जैसे कि डिप्रेशन। 2. रिप्लेस एक्सप्रेशंस लाइक इक्वल्स ग्रेटर देन आई कुड या आई माइट के बजाय बोले आई हैव टू या आई मस्ट। अपोलोजेटिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करते हैं। 3. बिलीव्स आर ओनली अ कंस्ट्रक्शन नॉट रियलिटी इक्वल्स ग्रेटर देन हम इंसानों में अपने आसपास के माहौल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है बल्कि परफेक्शन से काफ़ी दूर है, स्पेशली बात जब डेली लाइफ, सोशल रिलेशंस या सेल्फ परसेप्शन की हो। 4. चेंज इक्वल्स ग्रेटर देन खुद को ट्रांसफॉर्म करने और लाइफ चेंज लाने के लिए लाओ से कुछ रेलिवेंट सजेशन देते हैं, जैसे कि वो बोलते चेंज को आप किसी मेंटल हाउस क्लीनिंग की तरह समझो, जैसे कि आपने कुछ रूम्स क्लीन किए, कुछ छोड़ दिए और कुछ स्टनली आर्किटेक्ट फॉन्ट रीस्ट्रक्चर। 5. फॉरगिव योरसेल्फ इक्वल्स ग्रेटर देन सबसे पहले तो खुद को अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ करना सीखो। हमने ये पहले भी मेंशन किया है कि कुछ लोग खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग अपने लिए एक्सट्रीमली हार्श हो जाते हैं और खुद की ही लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। 6. होलिस्टिक फिलॉसफी इक्वल्स ग्रेटर देन लुईस हे एक सोसाइटी के फॉलोवर है जिसे होलिस्टिक फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पूरी पर्सनैलिटी मैटर करती है, ना कि इसके कुछ पार्ट्स। हम खुद को डिसरिस्पेक्ट करके ये नहीं बोल सकते कि बस मुझे ये और वो चेंज करना है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर एक चीज़ चेंज करनी है तो बाकी चीज़ें भी इस प्रोसेस में एडेप्ट की जाएंगी।